नमस्कार दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्रीज के बाद हम दिल्ली के सुल्तान के चैप्टर पर आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि नवो एकेडमी पर आप लोग जिस तरह से अपना प्रेम, स्नेह और आपका जो मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं, उससे मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे जो स्टूडेंट्स लगातार मुझसे संपर्क कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अब आपको मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब हम टेलीग्राम पर भी हैं। टेलीग्राम पर आप नवो एकेडमी सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे हम जो अगला हमारा स्टेप शुरू करने जा रहा है वर्कशीट का, जिसमें आपको प्रिंटेड वर्कशीट मिलेगी। उसमें चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन होगी, क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ब्लैंक स्पेस होंगे, मैच द कॉलम, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मैप वर्क भी होगा। तो कुल मिलाकर के आपके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज, मैं कह सकता हूं, सोशल साइंस का नवो एकेडमी लेकर के आ रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि अब जो क्राइसिस पीरियड चल रहा है कोविड-19 की वजह से, लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे जुड़ करके जितना मैं जानता हूं, उतना ज्ञान या उतना जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों का प्यार मुझे काफी हेल्प कर रहा है। शुरू करते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, एडमिनिस्ट्रेशन, इस चैप्टर के अंदर केवल खलजियों और तुगलकों का बताया गया है। तो शुरू करने से पहले यहां पर दो चीजें देखिए। किसी भी राज्य को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए यहां पर आपको लोगों की आवश्यकता होती है, और यहां पर सल्तनत काल के अंदर जितने गुलाम थे, जो योग्य गुलाम थे, उन गुलामों को या तो प्रशासक बनाया गया या सूबेदार बनाया गया। आप देख सकते हैं मोहम्मद गोरी के बाद में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, और इल्तुतमिश ने तो अपने कार्यकाल के अंदर 40 गुलामों का पूरा एक तुर्कान चहलगानी या 40 दल बना रखा था। तो गुलाम, जिनको फारसी भाषा में बंदगाह कहते थे, और यहां पर दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे वो कहते थे कि भाई ये हमारे लिए जो है पुत्रों से भी बढ़कर हैं। कौन? गुलाम। पुत्रों से भी बढ़कर गुलामों को बताया गया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। इन गुलामों को सेवा के लिए खरीदा जाता था। याद रखिए, यहां पर ये टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन गुलामों को सेवा के लिए खरीदा जाता था। सबसे पहली बात यह रखना है। उसके पहले आपको ये बताना है कि गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता था, और सुल्तान इनको पुत्रों से भी बढ़कर मानते थे। इन्हें सेवा के लिए खरीदा जाता था अपने स्वामी के प्रति। जो इनको खरीदते थे, अपने स्वामी के प्रति इनकी अटूट श्रद्धा होती थी। अटूट श्रद्धा होती थी। यहां पर एक इनकी जो हम कह सकते हैं कि जो नकारात्मक बात इनके फेवर इनके लिए जाती थी, वो ये जाती थी कि जो गुलाम होते थे वो सिर्फ अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्त होते थे, उनके पुत्रों के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। तो ये कह सकते हैं कि शासक के पुत्रों के प्रति, जिन्होंने इनको खरीदा था, शासक के पुत्रों के प्रति ये अधिक निष्ठावान नहीं रहते थे। इसे यही कारण था कि अनेक गुलाम जो है वो आगे जाकर के राजा बन गए थे, अधिक निष्ठावान नहीं रहते थे। तो ये गुलामों के लिए कहा गया है कि वो पुत्रों से भी बढ़कर। छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, बड़ा प्रश्न नहीं बनता है, छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि फारसी भाषा में गुलामों के लिए क्या शब्द क्या है कि बंदगाह कहा है। राजाओं ने इनको क्या माना है कि पुत्रों से भी बढ़कर के माना है। फिर इनको सेवा के लिए खरीदा जाता था। ये देखिए, ये कीवर्ड यहां पर सेवा के लिए इनको खरीदा जाता था। उसके बाद में इनकी जो स्वामी भक्ति है वो सिर्फ अपने स्वामी के प्रति रहती थी। ये अपने उस स्वामी के पुत्रों के प्रति अधिक निष्ठावान नहीं रहते थे। छोटा सा प्रश्न बन सकता है दोस्तों, वो क्या कि सल्तनत काल में गुलामों के लिए किस प्रकार की अवधारणाएं थी। तो आप बता सकते हैं कि इनको प्रशासक या सूबेदार नियुक्त किया जाता था। अब गुलामों के आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक के अंदर, और ये बताते हैं
कि उस समय जो निम्न तबके के जो लोग थे, जिनको समाज के अंदर निम्न प्रकार का दर्जा प्राप्त था, क्या उनको भी सल्तनत काल में सल्तनत कालीन प्रशासन के अंदर कुछ स्थान प्राप्त था तो वो कौन लोग थे, और अगर ऐसा किया गया तो उससे कौन सा महकमा नाराज हो गया। अब देखिए, खलजी और तुगलक वंश के दौरान निम्न तबके के जो लोग थे, निम्न तबके या वर्ग के, निम्न तबके के जो आश्रित लोग थे, उनको भी साम्राज्य के अंदर अच्छा स्थान दिया गया। उनको साम्राज्य में या शासन में, प्रशासन में, शासन में ऊंचा स्थान दिया गया। अब ऊंचा स्थान देने से क्या हुआ, जो अमीर वर्ग था, जो अधिकारी वर्ग था पहले से, वो नाराज हो गया। अमीर वर्ग की नाराजगी, अमीर वर्ग की नाराजगी बढ़ी, और उसका क्या प्रभाव पड़ा कि राजनीतिक अस्थिरता, साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। ये देखिए, ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं इसलिए लिख रहा हूं इस तरह से, ताकि जब आप इसको लिखें नोट्स के रूप में तो आपके पास में ये सामग्री उपलब्ध रहे। जब भी परीक्षा में कोई प्रश्न आए तो आपको कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। गुलामों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, और यहां पर देखिए, निम्न तबके के जो आश्रित लोग थे उनके बारे में क्या धारणा थी। सुल्तान ये कहता था कि नहीं, अगर वो योग्य है तो इनको लाइए, लेकिन देखिए उनमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। उनको योग्यता के कारण ऊंचा स्थान तो दे दिया, लेकिन जो अमीर वर्ग था वो नाराज हो गया, सल्तनत के अंदर जो दरबारी थे वो नाराज हुए, जिसका सीधा सीधा परिणाम हुआ राजनीतिक अस्थिरता। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है यहां पर, वो कौन लोग थे। मोहम्मद बिन तुगलक का यहां पर एक जिक्र किया गया है, मैं यहां पर लिखूंगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य में कुछ ऐसे लोग थे जिनको साम्राज्य के अंदर, जिनको प्रशासन में मोहम्मद तुगलक ने बहुत अच्छा स्थान दिया था, जिससे अमीर वर्ग नाराज था। वो कौन लोग थे, तो हम छोटे छोटे यहां पर देखिए उनका नाम लिख करके वो कौन थे वो एक चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसका आपके सिलेबस में जिक्र किया गया है वो था अजीज खुम्मार। अजीज खुम्मार, अजीज खुम्मार दोस्तों कलाल था। कलाल कौन होता है, जो शराब बनाता है, और वहां पर शराब बनाने वाले को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं था उस वक्त। अजीज खुम्मार एक कलाल था, शराब बनाने वाला था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने उसको अपने साम्राज्य में अच्छी स्थिति प्रदान की थी। फिर उसके बाद में देखिए, दो व्यक्तियों का नाम आता है, लड्डा और पीरा। लड्डा तथा पीरा, ये दोनों ही माली थे। माली मालाकार जो फूल वगैरह लाते हैं, और उसको भी मोहम्मद तुगलक ने इन दोनों को अपने साम्राज्य में अच्छा स्थान दिया था। तो देखिए, पहला नाम मैंने लिया यहां पर अजीज खुम्मार का, ये क्या था भाई, ये कि कलाल था, शराब बनाता था। दूसरे दो व्यक्ति लड्डा और पीरा, प्रश्न कई बार आता है लड्डा पीरा कौन थे, मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य में माली थे, जिनको साम्राज्य में उन्होंने अच्छा स्थान दिया था मोहम्मद तुगलक। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आगे चलता हूं तीसरे व्यक्ति के पास। तीसरा जो नाम यहां पर आता है वो आता है फिरोज हज्जाम। ये है फिरोज हज्जाम, जो कि नाई था। तो यहां पर देखिए, पहला अजीज खुम्मार, फिर लड्डा और पीरा, फिर फिरोज हज्जाम जो कि नाई था। चौथा नाम इसी श्रृंखला में दिया गया है मनखा तब्बाक। मनखा तब्बाक, ये था बावर्ची। बावर्ची होता है खाना बनाने वाला। खाना बनाने वाला बावर्ची, जिसका नाम मनखा तब्बाक, इसको भी मोहम्मद तुगलक ने अपने साम्राज्य में उच्च स्थान प्रदान किया था। इन सब के लिए मोहम्मद तुगलक की बहुत आलोचना भी हुई, और सबसे प्रमुख जो आलोचक था वो था इतिहास का उस समय का जियाउद्दीन बर्नी। इस जियाउद्दीन बर्नी ने इस कार्य के लिए
मोहम्मद तुगलक की आलोचना की है, क्योंकि उसने कहा कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोहम्मद तुगलक की आलोचना की। तो इस प्रकार से हमें ये सारी चीजें जो है पता रखनी है कि गुलामों के बाद में जो निम्न तबके के आश्रित लोग थे उनको सल्तनत में कैसे स्थान मिला, क्या क्या नाम था उनका। नाम जरूर याद रखें, ब्लैंक स्पेस में मल्टीपल चॉइस में इनके नाम आ सकते हैं। आलोचना करने वाला जियाउद्दीन बर्नी। अब हम इनके प्रशासन की ओर चलते हैं और प्रशासन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म है मुक्ति और इक्ता। इक्ता क्या है, मुक्ति क्या है, मुक्ति के काम क्या थे, मुक्ति पर कैसे नियंत्रण रखा गया, इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। यहां पर सल्तनत कालीन प्रशासन के अंदर जो साम्राज्य था उसका विभाजन सूबों में किया गया था और सूबा जो है उसका विभाजन इक्ता प्रणाली में इक्ताओं में किया गया था। इसका मतलब इक्ता क्या था? देखिए, इक्ता एक प्रशासनिक इकाई थी। इक्ता एक प्रशासनिक इकाई थी, प्रशासन चलाने की इकाई थी, जहां पर या जिसका नियंत्रण जो है, इक्ता का जो नियंत्रण है या इक्ते के ऊपर इक्तादार होता था। कहीं कहीं इसको मुक्ति भी कहा गया। तो दो शब्द आपको याद रखने हैं, इक्तादार और मुक्ति। इक्तादार और मुक्ति, इक्ता के ऊपर होता था, साम्राज्य सूबों में विभाजित था, सूबा इक्ताओं में। इक्ता क्या था? एक प्रशासनिक इकाई थी और यहां पर इसका नियंत्रण इक्तादार या मुक्ति के हाथ में था। प्रश्न क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है दोस्तों, मुक्ति के क्या काम थे, मुक्ति के कार्य। ये प्रश्न बार बार आता है कि मुक्ति के कार्य बताइए। कुछ नहीं, ये बहुत आसान है, आपको पॉइंट वाइज चलूंगा मैं, कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नवो एकेडमी के साथ बने रहिए। सबसे पहला काम, अपने इलाकों में, अपने इलाकों मतलब जो इलाका मुक्ति का इक्ते का है, अपने इलाकों में कानून व्यवस्था, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना सबसे पहला काम। सबसे पहला काम अपने इलाकों में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। सैनिक अभियान यदि होते थे तो सेना का नेतृत्व करता था मुक्ति, अपने इलाके से सेना उपलब्ध करवाना और उसका नेतृत्व करना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, कर वसूल करना। कहां से कर वसूल करेगा? अपने इलाके से, अर्थात अपने इक्ता से, और कर वसूल करके सीधा जमा करवाएगा सम्राट के पास, केंद्रीय खजाने में। चौथा काम, मुक्ति का चौथा काम मैं यहां लिखता हूं, वसूल किए गए राजस्व से, रेवेन्यू से सैनिकों को वेतन देना। सैनिकों को वेतन देना। ये चार काम है, कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे पहले साम्राज्य सूबों में विभाजित था, सूबा इक्ताओं में। इक्ता किसमें? इक्तादार या मुक्ति के अंदर बटा हुआ था। आपको नोट के रूप में मेंटेन करना। उसके बाद में इंपॉर्टेंट देखिए, मुक्ति के काम। मुक्ति क्या काम करते थे? सबसे पहला, अपने इलाकों में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, जब भी सैनिकों की मांग होती थी, सैनिक अभियान के लिए सैनिक उपलब्ध करवाना, राजा को उसका नेतृत्व करना। इंपॉर्टेंट वर्क सबसे अहम था कर, पैसा यहां से मिलता था, कर वसूलना अपने इलाकों से। मुक्ति का काम पढ़ रहे हैं हम। चौथा जो काम था कि वसूल किए गए राजस्व से जो रेवेन्यू है, सैनिकों को वेतन देना। वेतन की वजह से जो सैनिक इनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, इनके साथ बने रहते थे। मुक्ति इक्ता क्या है और मुक्ति के काम। अब हम देखते हैं कि मुक्ति पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता था। अलाउद्दीन खिलजी जैसे जो राजा थे वो ये जानते थे कि कभी भी जो मुक्ति है वो ताकतवर बन सकता है, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। मुक्ति पर नियंत्रण कैसे रखा गया? मुक्ति पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, यह सभी सम्राटों के लिए चैलेंज था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसा सम्राट समझता था कि इस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है,
इसलिए देखिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, तो इसका पद वंश परंपरा पर आधारित नहीं था सबसे पहला, ताकि कोई ये नहीं समझे कि ये मेरा वंशानुगत पद है, मेरे बाद मेरे बेटे को मिलेगा, उसके बाद उसके बेटे को। अगर आपकी योग्यता है तभी आप बनेंगे, नहीं तो आप निकाल दिए जाएंगे। दूसरा, इक्ता से मुक्ति का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता था। पहला क्या था, पद वंशानुगत नहीं था, वंश परंपरा पे आधारित नहीं था, ये वंश परंपरा का पद नहीं था। दूसरा, मुक्ति का जो पोस्ट है वो ट्रांसफरेबल था, उसको आप स्थानांतरण कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, ताकि वो कहीं पर भी अपना प्रभाव ज्यादा नहीं जमा पाए। तीसरा था, इसके लेखों की जांच हो सकती थी, इसके जो अकाउंट्स है उसको चेक किया जा सकता था, उसकी परीक्षण की शक्ति जो है वो सम्राट के पास थी, सुल्तान के पास थी। इक्तादार के लेखा का मतलब अकाउंट्स की जांच की जा सकती थी, जिसको आप कहते हैं ऑडिट करना। कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया, कितना जमा किया, सब जांच होती थी, जांच सुल्तान करवाता था, इसलिए यहां पर इसके लिए अंकुश था। चौथा, मुक्ति द्वारा तय संख्या में घोड़े रखना तथा राजस्व वसूली जितनी की है, जितना कर इकट्ठा किया है, जितना पेमेंट उसने इकट्ठा किया है, जितना लोगों से टैक्स लिया है, मुक्ति द्वारा तय संख्या में घोड़े रखना तथा राजस्व वसूली पर सुल्तान नजर रखता था। यह भी नियंत्रण था ताकि मुक्ति ज्यादा ताकतवर नहीं बने और सुल्तान को चैलेंज ना करे। 4 तरीके बताए हैं यहाँ पर, चारों ही लिखने हैं आपको। सीधा सीधा प्रश्न आता है, मुक्ति पर कैसे नियंत्रण रखा जाता था, बहुत आसान है। उसका पद वंश परंपरा वाला नहीं था, उसका स्थानांतरण हो सकता था, उसके लेखों की जांच हो सकती थी, ऑडिट हो सकती थी, ऑडिट कहते हैं लेखा परीक्षण। उसके बाद में वो कितने घोड़े रखेगा, कहां से कितना रेवेन्यू लिया है, उस पर सुल्तान नजर रखेगा। 4 आपको नियंत्रण के तरीके पता रखने हैं जो आपको नोट करने हैं। दोस्तों यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है, यहां पर इस वीडियो का भी समापन होता है।